सयादे गुल एजार दिखाता है सैरे बाग, बुलबुल कफस में याद करे आशियाना क्या। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दुनिया के दो बड़े और पुराने लोकतांत्रिक देशों यानी भारत और अमेरिका में बीते दिनों चुनावी खेल तमाशा खूब देखने को मिला। भारत में बिहार में विधानसभा चुनाव समेत कई राज्यों में उपचुनाव थे, तो वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव थे। लोकतंत्र में चुनाव बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि सही चुनाव ही लोकतंत्र का भविष्य सुरक्षित रखते हैं। लेकिन सत्ता के लालच ने चुनाव को खेल का मैदान बना दिया, जहां नियम तो तय हैं, लेकिन बेईमानी भरी चालों से उन नियमों को ताक पर रखने की कोशिशें की जाती हैं। और इस मामले में अमेरिका से लेकर भारत तक एक जैसा ही हाल है। आखिर इंसान भी तो पूरी दुनिया में एक जैसे ही होते हैं और सत्ता का नशा भी एक ही तरह का होता है। इसीलिए सत्ता के लिए चुनाव में कभी मतदाताओं को बरगलाने की कोशिश की जाती है, तो कभी आखिरी चुनाव का इमोशनल कार्ड खेला जाता है और कभी चुनाव की चोरी का रोना रोया जाता है। तो आज आइए आईने की नजर से पड़ताल करते हैं चुनावी रंग में डूबे बिहार की, और देखेंगे कि कैसे पीएम मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक सत्ताधारी नेता घिसे पिटे रिकॉर्ड बजाते रहे और किस तरह तेजस्वी ने नए तेज और ओज के साथ चुनावों में उभर कर वो सामने आए। उधर अमेरिका में कैसे पलट गई डोनाल्ड ट्रंप की बाजी। लेकिन पहले बात करते हैं बिहार की, जहां चुनाव में नीतीश कुमार हैरान परेशान नजर आए। 7 नवंबर को तीसरे चरण के मतदान के साथ ही बिहार में चुनावी हलचल थम गई। हालांकि सियासत में अभी कुछ और उथल-पुथल देखने मिलेगी। इसके संकेत नीतीश कुमार ने तीसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार के दौरान दे दिए। उन्होंने एक सभा में ये कहकर सबको चौंका दिया कि ये उनका अंतिम चुनाव है और इसके बाद अंत भला तो सब भला का पुछल्ला भी जोड़ दिया। उनका इशारा साफ था कि इसे उनकी आखिरी बाजी समझते हुए जीत उनकी झोली में डाल दी जाए। लेकिन ये इशारा केवल मतदाताओं के लिए ही नहीं था, बल्कि शायद भाजपा के लिए भी था, जो उनके साथ गठबंधन में तो है, लेकिन लोजपा के चिराग पासवान भाजपा को अपना सगा बता रहे हैं। भाजपा अगर उनके साथ दोहरी चाल चल रही है, तो नीतीश कुमार भी उसी तरह से उसे जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जब स्टार प्रचारक के रूप में पहुंचे आदित्यनाथ योगी ने बिहार में कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल बाहर करने का मुद्दा उठाया, तो नीतीश कुमार ने उसे फालतू करार दिया। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें देश से कौन निकालेगा, किसी को भी किसी को बाहर निकालने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सभी भारत के वासी हैं। हमारा प्रयास भाईचारा, एकता और सौहार्द के साथ काम करने का है, ताकि तरक्की हो सके। और ये लोग सिर्फ बांटना चाहते हैं, इन्हें और कोई काम नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने ही गठबंधन साथी पर ध्रुवीकरण का इल्जाम लगा दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि जीत हुई तब भी भाजपा उनका बड़ा भाई बनने की कोशिश करेगी और हार गए तब तो उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल बाहर करेगी। सत्ता के लिए बेमेल गठबंधन करना भाजपा की पुरानी आदत है, और फिर चिराग पासवान केंद्र में तो भाजपा के साथ हैं ही। तो ध्रुवीकरण के मसले पर तो नीतीश कुमार ने अपना दामन मतदाताओं के सामने बचा लिया और अल्पसंख्यकों के बीच अपनी छवि चमकाने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन बीते वर्षों में उनकी सुशासन बाबू वाली छवि बुरी तरह से धूमिल हो चुकी है, और इसका एहसास उन्हें भी है। इसीलिए वो चुनाव में अपने कामों की जगह कभी राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल की खामियां निकालते नजर आए और कभी मोदी जी के काम पर वोट मांगते हुए दिखे। लेकिन इसके बावजूद उनकी सभाओं में हूटिंग जारी रही, तो उन्होंने आखिरी चुनाव वाली चाल चली। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सहानुभूति कार्ड है या इसके पीछे कोई और दांव है। बिहार में जंगल राज के मुकाबले सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार चुनावी सभाओं में अपने सुशासन के सबूत भी ठीक से दिखा नहीं पाए। रोजगार, शिक्षा, बाढ़ से राहत, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य मुसीबत के वक्त आम लोगों की सहायता, इन सब मुद्दों पर वो अपनी उपलब्धियां जनता के सामने पेश नहीं कर पाए। इसीलिए कभी लोगों को राजद शासनकाल की कमजोरियों की याद दिलाई, कभी केंद्र सरकार के काम गिनवाए। इस पर भाजपा ने जब अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में ध्रुवीकरण की कोशिश की, तो नीतीश कुमार को अपनी परेशानियां बढ़ती नजर आई। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी के अलावा पीएम मोदी ने भी सीमांचल में आखिरी रैली में महागठबंधन के उम्मीदवारों पर उन लोगों के समर्थक होने का आरोप जड़ा जो भारत माता की जय और जय श्री राम बोलने से परहेज करते हैं। इस तरह धार्मिक तुष्टीकरण की कोशिश उन्होंने भी की, जबकि नीतीश कुमार भाजपा की इसी बात पर साथ आने से कतराते हैं। नीतीश कुमार सीएए पर तो केंद्र सरकार के साथ हैं, लेकिन उन्होंने एनआरसी के राज्य में लागू होने का सवाल ही न पैदा होने की बात कही थी।
उनके शासन में आम जनता को तरह तरह की तकलीफें रहीं, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए हालात सामान्य रहे। इसीलिए सीमांचल में जहां आखिरी चरण में मतदान था, वहां वो अल्पसंख्यकों को खुद से दूर नहीं होने देना चाहते थे। यहीं उन्होंने आखिरी चुनाव वाली बात भी कही, जिसमें सहानुभूति बटोरने के साथ साथ अपने लिए डर भी नजर आया। दरअसल तेजस्वी यादव से उन्हें कड़ी टक्कर मिली, इसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। खासकर 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे से जिस तरह से युवा वोटर तेजस्वी के पीछे लामबंद दिखे, उससे भी उन्हें शायद घबराहट हुई हो। वैसे अपनी बात से पलटने की नीतीश कुमार की पुरानी आदत है। आप याद कीजिए कि 1996 में अपना सारा समय बिहार में लगाने की घोषणा उन्होंने एक विशाल जनसभा में की थी, लेकिन दिल्ली जाने का मौका हाथ लगा तो विधानसभा से इस्तीफा देकर लोकसभा चले गए और लंबे समय तक वहां बने रहे। इसी तरह 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया तो नीतीश एनडीए से बाहर आ गए थे। तब विधानसभा में उन्होंने कहा था, रहें या मिट्टी में मिल जाएंगे, आप लोगों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन जुलाई 2017 में ही उन्होंने समझौता कर लिया और महागठबंधन की सरकार गिराकर भाजपा के साथ रातों रात नई सरकार बना ली। वैसे नीतीश कुमार को यह भी याद नहीं होगा कि लालू प्रसाद के साथ 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था। तब उनके प्रचार अभियान में 3 इडियट्स फिल्म के गाने की एक पैरोडी बजाई जाती थी। बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। वैसे पैरोडी थी तो बहुत बढ़िया और जनता ने इसे गुनगुना कर महागठबंधन को जिताया भी था। लेकिन नीतीश बाबू ने बीच में ही सुरताल बदल दिए। अब वो उन लोगों के साथ हो गए जिन्हें ढूंढने की बात पैरोडी में हो रही थी। हालांकि जनता अब भी उन मुद्दों को ढूंढ रही है जो उनके जीवन में थोड़ी राहत दे सकें। दुख इस बात का है कि सत्तारूढ़ एनडीए तो मुद्दों की बात करने से बचता ही रहा, जबकि महागठबंधन ने लगातार रोजगार, शिक्षा, बेहतर जीवन शैली जैसी बातें करके जेडीयू और बीजेपी के लिए चुनावों को थोड़ा कठिन बना दिया। बिहार चुनाव में राज्य और केंद्र की सत्ता पर काबिज एनडीए को आईना दिखा दिया कि मतदाताओं को बांटने की और धर्म जाति के नाम पर राजनीति करने की वो चाहे जितनी कोशिशें कर लें, आखिर में बात जनता से जुड़े मुद्दों की ही करनी होगी। इसीलिए जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के भाषण भी बदलते गए। पहले तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार वाले वादे के साथ बीजेपी को 19 लाख रोजगार का ऐलान करना पड़ा। वैसे बीजेपी ने पाकिस्तान, कश्मीर, राम मंदिर, इन सारी बातों को फेंटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसे बैलेंस करने के लिए नीतीश कुमार को आरक्षण की बात कहनी पड़ी। लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों को हुई तकलीफों ने एक ओर जहां बीजेपी की सारी कलई खोलकर रख दी, वहीं सुशासन बाबू का कड़वा सच भी सामने आ गया कि जरूरत के मौके पर वो अपनी जनता के काम न आ सके। वैसे भी साल दर साल बीमारू का टैग ढोते बिहार में आम जनता अपने लिए कोई चांद तारे तो नहीं मांगती जो शासक उसे न दे सके, लेकिन साफ पानी, समतल सड़कें और सुचारू शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था भी इस राज्य में बहाल नहीं हो पा रही हैं। उस पर यहाँ के जो पुराने उद्योग कारखाने थे, उनमें से अधिकतर बंद पड़े हैं। मधुबनी की विश्वविख्यात कला अपने ही शासकों द्वारा उपेक्षित की जा रही है। 10 लाख रोजगार के लिए पैसे कहां से आएंगे, ये पूछने वाली सरकार नए म्यूजियम पर 400 करोड़ रुपए, पटना में एक पार्क बनाने पर 300 करोड़ रुपए, राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर निर्माण पर 300 करोड़ और सरकार के प्रचार प्रसार पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने में नहीं झिझकती है। उसी तरह केंद्र सरकार भी हजारों करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा, विमान खरीदी और प्रचार प्रसार में लगाती है, तब बिहार के गरीब लोगों का ध्यान नहीं करती। वैसे पीएम मोदी ने 2015 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बिहार को 125 लाख करोड़ देने का वादा किया था। इसी तरह 2015 विधानसभा चुनाव में मोतिहारी में उन्होंने कहा था कि जब अगली बार आएंगे तो बंद पड़ी मोतिहारी चीनी मिल की चीनी को घुलाकर चाय पिएंगे। लेकिन उनके सारे वादे कब चाय की भाप बनकर उड़ जाते हैं, शायद ये उनको भी नहीं पता। तो मोदी जी और उनके वादों की भूल भुलैया में तो अच्छे खासे समझदार लोग भी गुम हो जाते हैं। इसीलिए अब तो ये याद रखना भी कठिन है कि उन्होंने कब, कहां और कौन सा वादा किया और कब वो वादा जुमला बनकर हवा में उड़ गया। वाकई बहती हवा के जैसे उनके वादे भी हैं, लेकिन वादों की इस अंधड़ के बीच तेजस्वी यादव ने लोगों के बीच उम्मीदों का दिया जलाए रखने का काम किया है। पहले उन्हें उनके विरोधियों ने काफी हल्के में लिया था, आप याद कीजिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाया और जिस ऊर्जा के साथ सभाएं की, अब उसकी मिसालें भी दी जा रही हैं।
बिहार चुनाव के नतीजे जो भी निकले, इतना तो अभी तय है कि लोगों तक पहुंचने के मामले में तेजस्वी यादव बाकी सभी नेताओं पर भारी पड़े हैं। वैसे तो जब से तेजस्वी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से और सत्ता से दूर हुए, उन्होंने नीतीश कुमार को लगातार निशाने पर लिया, उनके कामों का हिसाब मांगा, गलतियों का जवाब मांगा। हालांकि अप्रैल में वो लंबे समय तक जब नजर नहीं आए तो जेडीयू और भाजपा ने उन पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव न केवल दिखे बल्कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को हुई तकलीफों पर जमकर सरकार को घेरा। शुरुआत में उन्होंने चुनाव न कराने की बात कही थी, तब भी उन्हें आलोचकों का सामना करना पड़ा था कि वे डर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव 2 कदम पीछे जाकर 4 कदम की छलांग लगाने वाले अंदाज में मैदान में उतरे। उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में राजद की ओर से मोर्चा संभाला और अकेले 247 जनसभाओं को संबोधित किया और 4 रोड शो किए। उन्होंने एक दिन में 19 सभाएं की, कई प्रत्याशियों के लिए एक ही क्षेत्र में 2-2 सभाएं तक की। नीतीश कुमार से उन्होंने रोजगार और शिक्षा पर तो जवाब मांगा ही, बल्कि पीएम मोदी को भी एक पत्र लिखकर कुछ वाजिब सवाल उठाए, जैसे बिहार में बेरोजगारी की दर देश में सबसे अधिक क्यों है, बिहार के एमबीए डिग्रीधारी बच्चे चापरासी के पदों पर काम करने को क्यों मजबूर हैं, लॉकडाउन के दौरान 10 लाख जॉब कार्ड बांटे गए लेकिन मनरेगा के अंतर्गत सिर्फ कुछ हजार लोगों को ही क्यों रोजगार दिया गया, लोगों से काम तो करा लिया गया लेकिन उन्हें भुगतान क्यों नहीं कराया जा सका है, और तो और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नियमों में बदलाव क्यों नहीं किया जा सकता, जबकि संविधान तक में बदलाव में कोई परेशानी नहीं होती। तो जाहिर है इन सवालों के जवाब मोदी जी ने नहीं दिए, न ही इनके जवाब तलाशने में कोई दिलचस्पी उन्होंने दिखाई। उनके भाषणों से यही लगा कि उन्हें सत्ता से ज्यादा किसी और बात में दिलचस्पी भी नहीं है। वैसे कुछ ऐसा ही हाल उनके परम मित्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी है, जो अपना चुनाव हार चुके हैं लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अपनी जिद में वो अपनी साख गंवा रहे हैं। अमेरिका के चुनाव पर ऐसे तो दुनिया भर की निगाहें रहती हैं, क्योंकि हथियारों की होड़ से लेकर पर्यावरण के मसले तक वैश्विक राजनीति की चाल बहुत हद तक अमेरिकी रंग ढंग पर निर्भर रहती है। लेकिन इस बार के चुनाव दुनिया भर के लिए खासे दिलचस्प बन गए, क्योंकि महामारी के दौरान काफी अलग अंदाज में चुनाव हुए। राष्ट्रपति उम्मीदवारों के बीच सीधी बहसों से लेकर मतदान के तरीकों में बदलाव देखने को मिला। इस बार जनता के बड़े हिस्से ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया ताकि बीमारी से बचा जा सके। पोस्टल बैलेट की गिनती में वक्त लगने के कारण नतीजे आने में भी देर हो रही थी, लेकिन मतगणना के दौरान ये बार बार नजर आया कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकल रहे हैं। जॉर्जिया जैसे इलाके जो रिपब्लिकन का पारंपरिक गढ़ माने जाते हैं, वहां भी बाइडेन आगे निकलते नजर आए। इस दौरान ट्रंप की खिसियाहट उनके ट्वीट्स और बयानों में साफ झलकी। उन्होंने 3 दिन पहले ट्वीट किया, स्टॉप द काउंट, यानी मतगणना रोक दी जाए। दरअसल ट्रंप चाहते थे कि 3 नवंबर यानी चुनाव के दिन के बाद जो भी पोस्टल बैलेट चुनाव केंद्रों तक पहुंचे, उनकी गिनती न की जा सके। उनके इस ट्वीट का खूब मजाक बना। इसी तरह जब उन्होंने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चुनाव में गलत तरीकों की बात कही, चुनाव की चोरी का इल्जाम अपने प्रतिद्वंदी पर लगाया, तो बहुत से टीवी चैनलों ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया। पत्रकार बीच में ही उठकर चले गए। जाहिर है कि वो बेबुनियाद तरीके से लगाए गए इल्जाम को तवज्जो नहीं देना चाहते थे, फिर चाहे वो इल्जाम देश के मुखिया की ओर से ही क्यों न लगाए जा रहे हों। तो लोकतंत्र की असली ताकत कैसी होती है, इसका एहसास अमेरिका के पत्रकारों ने दुनिया को करा दिया, और साथ ही यह भी सिखा दिया कि इस ताकत को बनाए और बचाए रखने के लिए कैसे सत्ता के आगे सिर उठाकर खड़े होना पड़ता है। अमेरिका के साथ साथ दुनिया में लोकतंत्र की मशाल उठाए रखने में भारत भी काफी आगे रहता है। ये हम सब देखते हैं, जानते हैं, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र माने जाते हैं। लेकिन इस वक्त भारत में मीडिया का बड़ा तबका सत्ता के आगे सिर उठाना तो भूल ही चुका है, बल्कि ज्यादातर लोग सत्ता के चरणों में लौटने को ही पत्रकारिता कहने लगे हैं, और इस छद्म पत्रकारिता में नकली पत्रकार शेर बनकर जनता को डराने में लगे हैं। ऐसे ही एक पत्रकार का नकली आवरण अभी उतरा है, तो अब सत्ता में बैठे लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये लोग उस पत्रकारिता और उस लोकतंत्र का शोक मना रहे हैं जिसे मरणासन करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन जिस तरह अमेरिका में पत्रकारों ने हौसला दिखाया है, शायद किसी दिन भारत में वही जज्बा देखने को मिले। खैर, सिमाब अकबराबादी ने ठीक ही फरमाया है कि लहू से मैंने लिखा था जो कुछ दीवारें जिंदा पर, लहू से मैंने लिखा था जो कुछ दीवारें जिंदा पर, वो बिजली बन के चमका दामने सुबह गुलिस्तां पर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें
और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।